हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए लाए हैं आपके लिए फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 30 MCQ क्वेश्चन। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट है कि साझेदारी, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी किस प्रकार की नहीं हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिया है। ऐच्छिक साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, निश्चित उद्देश्य वाली साझेदारी, निश्चितकालीन साझेदारी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी टाइप की साझेदारी है जो नहीं हो सकती है? तो वो सीमित दायित्व वाली साझेदारी है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी नहीं है, क्योंकि सीमित दायित्व वाली साझेदारी भारत में नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साझेदारी संगठन में निम्नलिखित तत्व समाविष्ट नहीं होता। मतलब साझेदारी संगठन में कौन सा तत्व समाविष्ट नहीं होता? व्यक्तिगत प्रबंध, ये किया जाता है। गोपनीयता, ये भी होता है। असीमित दायित्व, ये भी होता है। तो निरंतर उत्तराधिकार यह नहीं होता है, क्योंकि निरंतर उत्तराधिकार यह साझेदारी संगठन में क्या तत्व नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री न कराने पर एक साझेदार, मतलब यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो ऐसी दशा में एक साझेदार के साथ क्या हो सकता है? लिखा है कि लाभ में हिस्सा नहीं ले सकता है, ये गलत है। रजिस्ट्री न होने पर लाभ में हिस्सा तो ले ही सकता है। अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकता है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक ना। और क्या है कि फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं है, वो फर्म के संचालन में भाग ले सकता है। रजिस्ट्री न कराने पर इसमें ऑप्शन डी सही हो रहा है कि वो अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, अर्थात ये ऑप्शन सही है। क्यों? कि जब भी एक साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि वह किसी भी अन्य साझेदार के विरुद्ध या किसी कंपनी या किसी संस्था या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य साझेदार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत अवैध मानी जाती है? मतलब वैसे माना गया है कि एक सामान्य साझेदारी व्यवसाय में मैक्सिमम 20 सदस्य होते हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया है कि अब साझेदारों की संख्या मैक्सिमम 50 हो सकती है। लेकिन कंपनी अधिनियम यदि 1956 की बात आती है तो साझेदारों की संख्या का उल्लेख किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो आपको बता दें, पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आया था, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारों की संख्या का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना देकर, ध्यान दीजिएगा, सूचना देकर साझेदारी समाप्त की जाती है। कब कब की जाती है? यदि साझेदार अनिश्चित अवधि के लिए है, साझेदारी अनिश्चित अवधि के लिए है, यदि साझेदारी ऐच्छिक हो, यदि साझेदारी निश्चित समय के लिए है, जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी बनाई गई है वो पूरा हो गया हो। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसमें से बी सही है कि जब सूचना देकर समापन उसी साझेदारी में होता है जब साझेदारी ऐच्छिक हो, अर्थात इच्छा के आधार पर बनाई गई हो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सामान्य व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो बता सकते हैं कि सामान्य व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, लेकिन ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत है। लेकिन कंपनी अधिनियम वही 2013 की बात करें तो यहाँ साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख 50 किया गया है। ठीक ना, इसे 100 तक भी बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। यदि कोई बैंकिंग साझेदारी है तो उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होती है, 10 से अधिक नहीं होती। लेकिन ये भी 1956 कंपनी एक्ट के अंतर्गत ऐसा किया गया। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो यहाँ भी साझेदारों की संख्या का उल्लेख मैक्सिमम 50 किया गया। तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका यही 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्म व्यापारिक व्यवसाय करने के लिए अवैध समझी जाती है? कब अवैध समझी जाती है? मैक्सिमम संख्या साझेदारों की कितनी रखी गई है?
मान लीजिए कि 20 है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, यदि 20 से अधिक होती है तो अवैध मानी जाती है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। देखिएगा इसमें से कुछ क्वेश्चन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन अमेंडमेंट जो हुआ है 2013 में, तो 2013 के रूल के ही हिसाब से वो चलेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर का आ रहा है कि किसी साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए। प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए। बता दे रहे हैं, जब कोई साझेदार दुर्व्यवहार करता है, ये गलत है, ठीक ना। दूसरा क्या है, जब व्यवसाय घाटे में चलता है, ये भी गलत है, मैंने ऐसी दशा में साझेदारी का विघटन नहीं करना चाहिए। जब कोई साझेदार अस्वस्थ चित्त हो जाता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ये ऑप्शन सही है, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभ्यस्त को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। एक अभ्यस्त को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार, बताइए, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, कि क्या हो सकता है। बनाया जा सकता है, ये गलत है। नहीं बनाया जा सकता है, ये भी गलत है। सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में लाभ के हिस्सेदार के लिए बनाया जा सकता है, तो यह ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भी एक अभ्यस्त साझेदारी में शामिल होता है तो उसे केवल लाभों के लिए फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, कि सीमित साझेदारी से क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, सीमित साझेदारी से क्या तात्पर्य है। साझेदारों की संख्या सीमित होना, कुछ साझेदार का दायित्व सीमित होना, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होना, पूंजी की रकम जिसका संचय किया जा रहा है सीमित होना। मतलब सीमित साझेदारी से तात्पर्य किसी एक साझेदार या कुछ साझेदारों का दायित्व जब सीमित होता है तो उसे सीमित साझेदारी, मतलब एक साझेदार का दायित्व सीमित बाकी का असीमित, तो उसे सीमित साझेदारी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि साझेदारी, देखिएगा सहोदारी लिखा है, ये गलत लिखा है, लेकिन साझेदारी है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है। केवल स्पष्ट करार द्वारा, केवल स्पष्ट प्रलक्षित करार द्वारा, विधि परिवर्तन द्वारा, संपत्ति द्वारा या उत्तराधिकार द्वारा, तो ऑप्शन बी सही है कि साझेदारी अस्तित्व में तभी आ सकती है जब स्पष्ट या प्रलक्षित करार दिए गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक संगठन के किस रूप का रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ कराना आवश्यक है, अनिवार्य है। व्यावसायिक संगठन का किस रूप का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ कराना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, एकल व्यापार का रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है, चाय की दुकान का रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है, और साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य नहीं है। निजी यदि कंपनी है, कोई भी कंपनी है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है कि किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। तो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि न्यूनतम सदस्य 10 कोऑपरेटिव सोसाइटी में होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि एक सहकारी समिति में एक सदस्य का मताधिकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या के आधार पर, एक सदस्य एक मत सिद्धांत के आधार पर, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के निर्देशों पर, उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या तथा समिति को दिए गए ऋण की मात्रा पर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है कि एक सहकारी समिति में एक सदस्य का मताधिकार निर्भर करता है सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के निर्देशों, नहीं, ये वाला ऑप्शन बी सही है, एक सदस्य एक मत सिद्धांत के आधार पर, ये ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं कि एक सहकारी समिति को सदस्यों की
लाभांश की दर क्या, अधिकतम लाभांश की दर क्या होती है? मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी मेंबर है उसको लाभांश कितना % तक दिया जाता है? तो 6.5% तक दिया जाता है, ये फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के, सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन क्या है? अनिवार्य होता है, याद रखे रहिएगा। एकाकी व्यापार का अनिवार्य नहीं होता है, साझेदारी का अनिवार्य नहीं होता है, कंपनी का और सहकारी समिति का अनिवार्य होता है। अगला है, सहकारी समितियों में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? केवल 1,000 रुपये तक की सीमित होता है, सीमित होता है और सीमित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है कि साझेदारी समिति के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी का भी सीमित होता है, ये भी याद रखे रहिएगा। आगे है, एक सहकारी समिति और कंपनी में समानता है, इन दोनों में समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है? तो बताइए कौन सा इक्वलिटी है? पहला, अंकेक्षण वैधानिक आवश्यक होता है, माने कंपनी अंकेक्षण की वैधानिकता आवश्यक है। मतलब कंपनी में और साझेदारी उसमें सहकारी समिति में ऑडिटिंग जो होता है, अंकेक्षण होता है, कंपलसरी होता है, ये सही है। अंकेक्षक, ये भी पढ़ लीजिए, अंकेक्षक का चार्टर्ड अकाउंट होना आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं है। सभी सदस्यों के केवल एक वोट का अधिकार होता है और अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है। इसमें से कोई सही नहीं है, केवल ए सही है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम संयुक्त स्कंद प्रमंडल है, क्योंकि यह योग्य बनाता है, किसके योग्य बनाता है? प्रबंध को अत्यधिक संचालनीय स्वायत्तता के साथ कार्य करने के लिए, सरकार को अधिक नियंत्रण के लिए, सरकार को किसी व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए, प्रमंडल को अधिक लाभ कमाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? लाभ अर्जन करना, संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक सेवाएं संचालित करना, अपने सदस्यों के हित लाभ के लिए कुछ आवश्यक सेवाएं संचालित करना, संपूर्ण समाज के लिए अच्छी किस्म की क्या है, सामान की व्यवस्था करना। तो ऑप्शन बी सही दिख रहा है इसमें कि संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप का नाम बताइए जिसका उसके स्वामी पृथक अस्तित्व होता है। माने वह व्यावसायिक संगठन का नाम क्या है जिसका पृथक स्वामी के पृथक अस्तित्व होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी, कंपनी, एकल व्यापार। तो इसमें कंपनी है, कंपनी का ही क्या होता है? पृथक अस्तित्व होता है। देखे होंगे परिभाषा लिखा होता है, कंपनी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, इसकी एक सार मुद्रा होती है, डेफिनेशन में दिया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर कि एक बृहत आकार के उद्योग की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन प्रणाली कौन सी हो सकती है? एक बृहत आकार के उद्योग के लिए कौन सी बेहतर प्रणाली है, कौन से संगठन बेहतर है? संयुक्त स्कंद कंपनी, साझेदारी, एकल स्वामित्व, सहकारी समिति। तो ये कंपनी सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे, नाम सुने होंगे, इंडियन रेलवे, ये किस प्रकार के संगठन का स्वरूप है? सार्वजनिक निगम है, विभागीय प्रतिष्ठान है, सरकारी प्राधिकरण है, सार्वजनिक कंपनी है? तो बता दें विभागीय प्रतिष्ठान है। ये देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर कि जीवन बीमा व्यवसाय का संगठन कैसा है? जीवन बीमा व्यवसाय किस तरह की संस्था है, कंपनी? विभागीय प्रतिष्ठान है, सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक निगम है, मिश्रित कंपनी है? तो सार्वजनिक निगम है, कॉरपोरेशन है। पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान दीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक किस प्रकार का संगठन है? विभागीय प्रतिष्ठान है, मिश्रित कंपनी है, सार्वजनिक निगम है या सरकारी कंपनी है? तो सरकारी कंपनी है। ये याद रखे रहिएगा, ये का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है इसमें से, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यायालय में किसी फर्म का समापन किन परिस्थितियों में होता है? मतलब किसी साझेदारी फर्म का समापन न्यायालय द्वारा किन परिस्थितियों में किया जाता है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जब कोई साझेदार अस्वस्थ का हो गया हो, जब साझेदारी की अवधि समाप्त हो गई हो, जब चालू वर्ष में व्यवसाय को भारी नुकसान हो, कोई भी साझेदार दिवालिया घोषित हो गया हो। तो ऑप्शन ए सही है कि जब कोई साझेदार अस्वस्थ का हो जाता है तो ऐसी दशा में
फर्म का समापन हो जाता है। आगे अगला कह रहा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए क्या? संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लिए क्या व्यवसाय का पंजीकरण आवश्यक है कि नहीं है? तो ऑप्शन पहले देखिए कि पंजीयन अनिवार्य है, पंजीयन अनिवार्य नहीं है, समझौता अनिवार्य है, पंजीयन तथा समझौता दोनों अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, पंजीयन तथा समझौता अनिवार्य नहीं है। ठीक ना, इसके लिए पंजीयन अनिवार्य नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहा जाता है। तो ये सीधा मालूम है कि एक एचयूएफ फर्म है जो संयुक्त हिंदू परिवार जो होता है उसी के कर्ता या मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है, वही व्यवसाय का संचालन करता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। सहकारी संगठन का प्रबंध किसके हाथों में होता है? माने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्शन मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सहकारी संगठन के प्रवर्तक के पास, सहकारी समिति के निबंधक द्वारा मनोनीत व्यक्ति के पास, सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक निकाय के पास, सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा नामांकित कुछ व्यक्ति तथा सदस्यों द्वारा चुने हुए अन्य व्यक्ति के पास। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक निकाय के द्वारा ही क्या होता है, उसी के द्वारा प्रबंध, उसके प्रबंध उसी के हाथ में होता है। तो इस तरह यह 30 क्वेश्चनों का सीरीज आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो यह हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंडों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे आपके लिए। अगला तैयार रहिएगा, हमेशा कुछ समय बाद आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ लेक्चर देते रहेंगे। तो आप नोट्स करते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। ठीक है, और बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।